बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक क्वेश्चन मेरे सामने कंसोलिडेटेड पीएनएल का, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी जिक्र किया कि अच्छी खासी एडजस्टमेंट जो कंसोलिडेटेड पीएनएल में आती है वो कंसिडरेशन नेट एसेट्स और गुडविल वगैरह से आती है, और बाकी जो है वो नॉर्मल कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट्स होती है कि जिसमें पेरेंट एसोसिएट को, सब्सिडरी को कुछ चीज़ें बेच और ख़रीद रहा होता है। इस तरह की एडजस्टमेंट सिंपल होती है। ठीक है जी, आए जरा एक टिपिकल क्वेश्चन देखें। इसी तरह के आपको पास पेपर में दो तीन क्वेश्चंस नजर आ जाएंगे लेटली जो एग्जामिनर ने पूछे कंसोलिडेटेड पीएनएल पे। सबसे पहले तो सर एग्जामिनर ने आपको दिया द फॉलोइंग बैलेंसेस, माइंड यू ये बैलेंसेस दिए हैं, ये नीचे पीएनएल नहीं दिया हुआ। ठीक है, मे भी नीचे जो चीजें दी हुई हैं उसमें कोई बैलेंस शीट आइटम भी हो, मे भी नीचे जो चीजें दी हुई हैं उसमें शायद अदर कॉम्प्रिहेंसिव का भी कोई जो है वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का भी कोई आइटम। Following balances extracted from the records of Happiness Limited, कितनी हुई, सेटिस्फाइड लिमिटेड दूसरी कंपनी हो गई, और फ्यूरियस लिमिटेड सर हमारी तीसरी कंपनी हो गई फॉर द ईयर एंड। इसका मतलब ये पीरियड का नीचे डाटा दिया हुआ है, बैलेंस शीट की कोई फिगर नहीं होगी। ठीक है जी, ये फॉर द ईयर सेल जा रही है, कॉस्ट ऑफ सेल जा रही है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, अंदर इनकम है, और आपके पास गेन है, लॉस है, फाइनेंशियल कॉस्ट है, सरप्लस है। इसमें मुझे डाउट जो होता है ना वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे होता कि इसमें जो है वो ओसीआई का अमाउंट हो सकता है, और ये तो कंफर्म ओसीआई है। बाकी सारी के सारे आइटम्स जो आ रहे हैं इसमें वो प्रॉफिट एंड लॉस के हैं, वो ओसीआई के नहीं है। ठीक है, अब पता नहीं तीनों कंपनी कहाँ कहाँ, इसमें पेरेंट कौन सी है, सब्सिडरी कौन सी है, पता नहीं, एक सब्सिडरी है, दो सब्सिडरीज हैं, एसोसिएट है, क्या है मुझे नहीं पता। नीचे करेगी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन 4 जुलाई 2020, होल्ड ऑन, ऊपर जाओ, 30 जून 31 दिसंबर 2021, इसका मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ होगा 1 जनवरी 21 से और खत्म हुआ होगा 31 दिसंबर 21 पे। तो ये जो एक्विजिशन हुई है, ये इन्वेस्टमेंट आपने की है, ये आपने की है सिर्फ 1 जुलाई 2020 पे, यानी कि 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले का मतलब है यानी इस साल के शुरू होने से 6 महीने पहले आपने इन्वेस्टमेंट की थी। असल में इस कंपनी में आपने 75% शेयर खरीदे हैं। उस वक्त इसका शेयर कैपिटल 1500 और रिटेन अर्निंग 1200 रुपए थी। ठीक है जी, उस वक्त जब आपने इसको अक्वायर किया था। फिर नीचे आ रहे ड्यूरिंग द ईयर 1 मार्च 2021 को आपने एक कंपनी में 30% शेयर खरीदे। इसका मतलब समरी है कि सर हमारे पास सब्सिडी को खरीदे हुए साल के एंड तक 1.5 इयर्स हो चुके हैं, और एसोसिएट के खरीदे हुए हमारे पास सर 0.75 इयर्स हुए। सर 0.75 1 मार्च से 10 महीने हुए, सॉरी 10 मंथ्स। देखिए पेपर इसका मतलब है जो पीएनएल आ रही है पूरा हमारा नहीं है, इसमें शुरू के 3 महीने जो है वो एफएल में हम जो है वो शेयर होल्डर नहीं थे, तो इसकी सारी इनकम पे हमारा पूरे साल की इनकम पे हमारा राइट नहीं है, 10 महीने की इनकम पे हमारा राइट है। हाँ अलबत्ता सब्सिडी की पूरे साल की इनकम पे हमारा राइट है, हमारी परसेंटेज है 75%, इसमें हमें शेयर मिलना चाहिए। देखिए सबसे पहला काम आपने पीएनएल में ये करना है, ये चेक करना है कि सब्सिडी और एसोसिएट क्या पूरे साल मेरी सब्सिडरी थी, क्योंकि इसके हिसाब से आपको प्रॉफिट एंड लॉस को प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। सिर्फ आपने सबसे पहला काम ये करना है, ये असेस कर लें कि पीएनएल सब्सिडरी का पूरे साल का कंसोलिडेट करना है या पार्ट ऑफ द ईयर का, और एसोसिएट की इनकम पूरे साल की लेनी है या पार्ट ऑफ द ईयर की। तो इसमें हमें नजर आ रहा है कि हमें सब्सिडरी को पूरे साल कंसोलिडेट करना है, साल का, और जो हमारा एसोसिएट है उसको हमने कंसोलिडेट या उसको इक्विटी अकाउंटिंग करने में 10 महीने की। डन। अब सर पहला पॉइंट नंबर 2 पूरा कंसिडरेशन के ऊपर है। ये कंसिडरेशन है जो हमने इस एंटिटी को खरीदने पे पे की है। डन। कंसिडरेशन है क्या? नंबर 1 हमने कैश पे किया 1700 रुपए का, फिर हमने सर 843 रुपए देने का वादा किया है 3 साल बाद। ठीक है जी, तो मैं यहाँ कंसिडरेशन को काउंट करता जाता हूं सर। कंसिडरेशन हमारे पास सबसे पहले आ गई है सर कैश, कितने की? 1700 रुपए। फिर हमारे पास है डेफर्ड कंसिडरेशन कैश की, हमने 3 साल बाद देने, डेफर्ड कंसिडरेशन। अच्छा भाई इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी 3 साल पे, क्योंकि डिस्काउंट रेट जो है ना माशाल्लाह जी आखिरी पॉइंट हमें एग्जामिनर ने दिया, अगर पूरे नीचे तक जाओ जलील हो गए फिर ऊपर आओ। ठीक है जी, 12% सर। तो हमें काम करें सर, हम 843 को
डिस्काउंट कर देते हैं 1.12 रेज टू पावर 3, ये कोई गालिबन 600 रुपए बनेंगे। ठीक है जी, डेफर्ड कंसिडरेशन की प्रेजेंट वैल्यू 600 रुपए। ये सारी चीजें हम किस डेट पे निकाल रहे हैं? 1 जुलाई 2020 पे। डन। फिर इसके अलावा कुछ, हाँ, एन अमाउंट ऑफ 500 मिलियन पेबल ऑन 1 May 2021, इस साल हमने पे करने हैं, दैट वाज कंटिंजेंट अपॉन द पोस्ट एक्विजिशन परफॉर्मेंस ऑफ सब्सिडरी। हमने सब्सिडी के शेयर होल्डर को कहा कि जी 500 रुपए और देंगे अगर आपकी सब्सिडी ने टारगेट मीट कर लिया, कोई प्रॉफिट टारगेट होगा, कोई और टारगेट होगा। ठीक है जी। फेयर वैल्यू ऑफ कंटिंजेंट कंसिडरेशन वाज एस्टिमेटेड एट 290 ऑन एक्विजिशन डेट। एक्विजिशन डेट पे इस 500 रुपए की, इस 500 रुपए की जो वैल्यू बन रही थी वो 290 बन रही थी, यानी चांसेस ऑफ सक्सेस एंड फेलियर डालने के बाद ये वैल्यू आ रही थी 290। तो क्या करें सर हम इसका? हमें करना ये चाहिए कि हम यहां ले लेते हैं सर फेयर वैल्यू ऑफ कंटिंजेंट कंसिडरेशन, कितने की जी? 290 रुपए की। अब एक चीज दिमाग में रखिएगा, ये 290 रुपए की वैल्यू थी 1 जुलाई 2020 को। हर रिपोर्टिंग डेट पे हमने इसको रीमेजर किया होगा, और अगर इसमें कोई चेंज आया होगा, क्योंकि ये लायबिलिटी है, तो हमें इसका लॉस बुक करना होगा या गेन बुक करना होगा। वो कह लीजिए एक्विजिशन डेट पे इसकी वैल्यू 290 थी, एज वेल एज ऑन 31 दिसंबर 2020, उस डेट पे भी इसकी वैल्यू 290 ही थी। ऐसा, इसका मतलब ये है कि सर लास्ट ईयर तक इसमें कोई चेंज नहीं आया। हाँ, however due to improvement in business condition in 2021 the target was achieved and full amount was paid, and HL including full payment in the cost of investment। हाँ जी, गलती 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 भैया, पेरेंट ने पूरे 500 रुपए इन्वेस्टमेंट में डाल दिए, जबकि ये तो लॉस है, तो लॉस बुक होना चाहिए। ठीक है ना, ये तो भाई आपने गलत कर दिया, 290 और 500 का डिफरेंस तो पीएनएल में जाना चाहिए, पेरेंट ने गलती से उसको इन्वेस्टमेंट में डाल दिया है। तो इसका मतलब है ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड हमारे पास एक लॉस आया है। ठीक है जी, और लॉस है कितने का? लॉस ऑन डेफर्ड, सॉरी डेफर्ड नहीं, कंटिंजेंट कंसिडरेशन। कितने का जी? 500 माइनस 290। सोचा था 290 फेयर वैल्यू है, असल में हमने एंड पे पेमेंट कर दी 500 रुपए की। तो सर मेरे पास कितने रुपए का हिसाब किताब बनना है सर? 210 रुपए का। ऐसा ये आ रहा है मेरे पास एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस। अच्छा मुझे बताएं कंसिडरेशन कितने की आपने रिकॉर्ड की डे वन पे? सर कंसिडरेशन रिकॉर्ड होती है 1700 प्लस 600 प्लस 290, ये मेरे पास आता है जनाब 2590। ये आ गई मेरे पास फुल कंसिडरेशन। डन। फिर सर इस बंदे ने आपको ये बताया है कि आपने जो है वो किया क्या है सर? HL हैज इंक्लूडेड फुल पेमेंट इन कॉस्ट। अच्छा, फिर डेफर्ड कंसिडरेशन 843 की है, 843 पे सूद बुक हुआ है या नहीं? नहीं सर, पेरेंट ने तो कोई फाइनेंस कॉस्ट बुक नहीं की है। अपेरेंटली एक और गलती, सर इस डेफर्ड कंसिडरेशन को रिकॉर्ड होना चाहिए था, इस पे सूद बुक होना चाहिए था। कैसे रिकॉर्ड होना चाहिए था सर? ये डेफर्ड कंसिडरेशन 1 जुलाई 2020 को रिकॉर्ड होती, इसको मैं नीचे ले जाऊं थोड़ा सा, आपने निकाली सर प्रेजेंट वैल्यू, तो सर मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू निकली 843 डिवाइडेड बाय 1.12 रेस टू द पावर कितना जी सर? रेस टू द पावर 3, ये आ गई सर मेरे पास 600। अच्छा, आपने 1 जुलाई को 600 रुपए पे इसको रिकॉर्ड किया, साल के एंड पे आपने इस पे 12% का सूद बुक किया, मल्टीप्लाई बाय 6/12, कितना जी? कितना होता है दोस्ती? लास्ट ईयर का सूद हमने बुक किया हुआ कितना? 600, 12% मल्टीप्लाई बाय 6/12, कितना? अल्हम्दुलिल्लाह सर 636। ठीक है, इस साल हमने क्या किया होगा? 636 मल्टीप्लाई बाय 12%, इस साल का सूद कितना? इस साल का सूद है सर मेरे पास 76.32। पेरेंट की बुक्स में तो मुझे ये सूद कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा, पेरेंट की बुक्स में जाऊं तो मुझे फाइनेंस कॉस्ट नजर ही नहीं आ रहा, नजर ही नहीं आ रहा, जीरो नजर आ रहा है। इसका मतलब है पेरेंट ने ये एक्सपेंस भी बुक नहीं किया। तो सर मुझे दो एक्सपेंसेस कंसिडरेशन के अंदर से नजर आ गए, एक लॉस ऑन कंटिजेंट कंसिडरेशन, दूसरा सर मेरे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर
इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर। याद रखना मेरे बच्चों, ये पेरेंट ने सब्सिडरी को नहीं देना पैसा, ये कैंसिल नहीं कर देना कहीं, ये पेरेंट ने सब्सिडरी के शेयर होल्डर्स को देना है, जिससे हमने शेयर्स खरीदे। हम सब्सिडी थोड़ी से शेयर खरीदे, सब्सिडरी से हम शेयर्स नहीं खरीदते, सब्सिडी के शेयर होल्डर से शेयर खरीदते हैं। ठीक है जी। अब बताएं सर मेरे पास कितना अमाउंट आ रहा है, 76.32। ये दो एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो पेरेंट को इंडिविजुअल बुक्स में चार्ज कर देने चाहिए थे, लेकिन पेरेंट ने नहीं किया। कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट नहीं है, ये पेरेंट ने अपनी बुक्स में से रिकॉर्डिंग ही नहीं की है ऐसा। अब बड़े स्टेप और आगे दोस्त, अब देखें बहुत टेक्निकल बात करने जा रहा है। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसएल, carrying value of its net assets will equal to fair values except the following. क्या जी पॉलिसीज and in progress beyond process development project for a software had a fair value of 180 million. ठीक है, the cost of 140 million incurred before acquisition by SL and development had been expensed out in books since the project did not meet recognition व कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया। यहाँ रुक जाओ, यहाँ रुक जाओ सर। सब्सिडरी ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, ठीक है। सब्सिडरी ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए एक्विजिशन से पहले कोशिश की, कुछ खर्चा किया। खर्चा कितने का किया जी, 140 का। एक्सपेंडिचर कितने का किया जी, 140 का। देखें जब आप एक रिसर्च फेज से गुजरते हो ना कि यार मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, एक ऐसा जबरदस्त सॉफ्टवेयर होगा जो लोगों की जिंदगी आसान कर देगा, रिसर्च करो। रिसर्च फेज के सारे खर्चे एक्सपेंस आउट होते हैं, लेकिन सर जब रिसर्च कंप्लीट हो जाती है, डेवलपमेंट फेज पे आते हो, तो सर खर्चे को कैपिटलाइज करना शुरू करते हो, अगर वो हमारे 5 या 6 क्राइटेरिया जो हैं कि प्रोडक्ट फाइनेंशियली वायबल हो, इकोनॉमिकली वायबल हो, ये हमारे 6 जो क्राइटेरिया हैं वो मीट हो रहे हैं जो IAS 36 IAS 38 में लिखे हुए हैं, तो आप डेवलपमेंट कॉस्ट को एक्सपेंस आउट नहीं करते बल्कि कैपिटलाइज कर देते। उस वक्त जब हमारी इस सब्सिडरी को हमने खरीदा नहीं था, तो इस सब्सिडरी ने क्या किया, 140 मिलियन का जो डेवलपमेंट में खर्चा किया था वो उठा के एक्सपेंस आउट कर दिया। मे बी कंपनी के लिए ये प्रोडक्ट फीजिबल नहीं था, ये प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर फीजिबल नहीं था बनाना, उन्होंने इसको एक्सपेंस आउट कर दिया। अब टपक पड़ा पेरेंट बीच में। पेरेंट ने जैसे इसको अक्वायर किया, सब्सिडरी के पास जो है वो अब तो अब्बू आ गए। अब्बू आ गए तो सर अब सारी चीजें फाइनेंशियली वायबल हो जाएंगी। लेकिन सर IAS 38 ये कहता है कि जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एक्सपेंस आउट हो चुका है, अब आप उसको रिकूप नहीं कर सकते, यानी सब्सिडरी अपनी बुक्स में उसको दोबारा कैपिटलाइज नहीं कर सकती, वो एक्सपेंस आउट हो चुका है। हाँ, लेकिन कंसोलिडेटेड बुक्स में तमाम ऐसे एसेट्स को जो सब्सिडरी के पास मौजूद हो, भले सब्सिडरी की बुक्स में ना हो, लेकिन सर कंसोलिडेटेड बुक्स में उसके फेयर वैल्यू तो लगे जाएंगे। अच्छा, फेयर वैल्यू उसकी 180 रुपए, तो कंसोलिडेटेड बुक्स में पेरेंट ने इसको 180 रुपए पे रिकॉर्ड कर लेना है। जब 180 पे रिकॉर्ड हो गया, सब्सिडी के बुक्स में कितने पे आ रहा होगा, 0 पे आ रहा होगा। ठीक है जी। फिर इसके बाद सब्सिडरी ने इस पे 20 मिलियन का मजीद खर्चा किया। अब चूंकि ये फाइनेंशियली वायबल है, सब कुछ मामला बिल्कुल सेट हैं, अब सब्सिडरी को लग रहा है कि जी मैं क्राइटेरिया मीट कर पा रहा हूं, तो सब्सिडरी पुराने एक्सपेंस को तो कैपिटलाइज नहीं कर सकती। हाँ, इस 20 रुपए को उसने जरूर कैपिटलाइज किया होगा ऐसा, लेकिन ये कब है, खरीदने के बाद। तो इसी तरह सर कंसोलिडेटेड बुक्स में ये सॉफ्टवेयर आ रहा होगा 200 रुपए पे, और सर सब्सिडरी की बुक्स में सॉफ्टवेयर आ रहा होगा 20 रुपए पे। तो इसका मतलब है हमारे पास सीधा सीधा 180 रुपए की एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ गई। सब्सिडरी की बुक्स में 20 रुपए आ रहा होगा, और पेरेंट की कंसोलिडेटेड बुक्स में इसको 200 रुपए पे रिकॉर्ड करना होगा। तो कंसोलिडेटेड बुक्स के हिसाब से इसको डेप्रिशिएट होना चाहिए 200 के हिसाब से, और जो सब्सिडरी के बुक्स है इस पे 20 रुपए के हिसाब से डेप्रिसिएशन आ रहा होगा। तो हमें 180 मिलियन का फेयर वैल्यू का जो एडजस्टमेंट लेना है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको डेप्रिशिएट करना है एक्विजिशन डेट पे। अब इसके अलावा fair value of inventory was higher than carrying amount of 200 million। अब देखें जब हमने एक्वायर किया ना, तो हमारे पास इन्वेंट्री की फेयर वैल्यू ज्यादा थी कॉस्ट के मुकाबले में। ठीक है जी, 200। अब देखें एक्विजिशन डेट पे तो आपने 200 रुपए ऐड कर देने नेट एसेट्स में, लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम ये इन्वेंट्री बिकेगी। जब बिकेगी तो क्या होगा सर, जब ये इन्वेंट्री बिकेगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में तो जा रहा होगा इन्वेंट्री के कैरिंग अमाउंट, जबकि जाना क्या चाहिए,
सर फेयर वैल्यू जानी चाहिए, ये जो आपने डे 1 पे इसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया था। तो सर इसका मतलब ये 200 रुपए आहिस्ता 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 कंसोलिडेटेड पीएनएल में चार्ज होंगे बाय इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए मिसाल के तौर पर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, सब्सिडरी की बुक्स में इन्वेंट्री की कैरिंग अमाउंट थी 700, और सर पेरेंट ने जब इसको इवेल्युएट करवाया तो उसकी फेयर वैल्यू निकली 900। अब सब्सिडरी आहिस्ता आहिस्ता इस इन्वेंट्री को बेचेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कितने लेके जाएगी, 700, जबकि कंसोलिडेटेड बुक्स में इन्वेंट्री 900 पे आ रही होगी, तो सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कितना जाना चाहिए, 900। तो ओवर द पीरियड ये 200 रुपए आहिस्ता 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 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बनेंगे, जैसे जैसे इन्वेंट्री बिकेगी। सर सब्सिडरी ने लास्ट ईयर 50% इन्वेंट्री बेच दी थी, 50 बाकी थी, इस साल सिर्फ 10% बाकी है, तो इस साल बताओ मजीद कितनी इन्वेंट्री बिकी है। सर इस साल मजीद इन्वेंट्री, फर्दर इन्वेंट्री जो सेल हुई है ना सर, वो हुई है 40%। तो इसका मतलब है सर मेरे पास इस 200 रुपए की फेयर वैल्यू का 40% यानी 80 रुपए इस साल आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इंक्रीज करना है। लास्ट ईयर आपने 50% से किया होगा, इस साल आपने जो है वो 80 रुपए से और करना है, यानी 40% से। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा, अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा, हमने सिर्फ दो चीजों में बात की। एक हमने सब्सिडी के डेवलपमेंट कॉस्ट पे बात की, दूसरा हमने इन्वेंट्री की फेयर वैल्यू पे बात की है। कंसोलिडेटेड बुक्स में इन्वेंट्री किस पे आनी चाहिए सर, डे 1 की फेयर वैल्यू पे, और अगर वो फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है तो आगे आने वाले दिनों में सब्सिडरी ने तो कैरिंग अमाउंट के हिसाब से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चार्ज किया होगा, जबकि कंसोलिडेटेड बुक्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आना चाहिए फेयर वैल्यू के हिसाब से, जो कि इन्वेंट्री की थी। ठीक है, अब बताएं सर, सिर्फ दो ही एडजस्टमेंट है, अब बताएं नेट एसेट्स कितने रहे सर डे 1 पे एक्विजिशन डेट पे नेट एसेट्स कितने थे। नेट एसेट्स एट एक्विजिशन डेट कितने थे भैया नेट एसेट, सर शेयर कैपिटल का सब्सिडी का, सर रिटेन अर्निंग का इस सब्सिडी का, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी दो, एक थी हमारे पास सर सॉफ्टवेयर की, और एक हमारे पास थी इन्वेंट्री की। शेयर कैपिटल था कितना मेरे बच्चों, 1500 और 1200, लगाओ इसको जी सर, 1500 और 1200। फिर जी मेरे पास फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट सॉफ्टवेयर की कितनी है जी, डे 1 पे 180 रुपए, और इन्वेंट्री की सर 200 रुपए। तो बताएं मेरे पास एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कितना था, 1500, 1200, 180 प्लस 200, ये आता है मेरे पास सर 3080। पक्का, ऐसे ही जी। अब बताएं सर अगर मैं गुडविल निकालूं, तो मेरे पास गुडविल में आएगी कंसिडरेशन, जो कि मैंने ऊपर पे की है, कितने की जी, पुटा अब सर यहाँ आ रही है कंसिडरेशन 2590, ऐसा 2590। फिर शेयर ऑफ नेट एसेट्स, सर नेट एसेट्स से 3080 और मतलब 75 पैसे में खरीदा, यह था सर मेरे पास 2310। सर मैं इसमें से माइनस कर रहा हूं 2590 में से, सर 280 रुपए की गुडविल थी एट एक्विजिशन। क्या इस गुडविल में कोई इंपेयरमेंट है, सर मैं आपको बताता हूं, एक एडजस्टमेंट और आ रही है हमारे पास, एडजस्टमेंट नंबर 7, उसमें जाके वो कह रहा है कि गुडविल इंपेयर हो रही है बाय 15%, ठीक है जी, 15%। तो इंपेयर करें सर इसको जरा 15% से, यार है जी 42 रुपीज। अब बताएं सर आपने कितने एक्सपेंसेस जमा किए,
एक्सपेंसेस फॉर कंसोलिडेटेड पीएनएल कितने जमा किया आपने? सर मैंने दो किस्म के एक्सपेंसेस जमा किए, एक फ्रॉम नेट एसेट्स। अच्छा, नेट एसेट्स में से क्या क्या है? सर मेरे पास देखें, एक तो एडजस्टमेंट आ रही थी फेयर वैल्यू की सॉफ्टवेयर की, ये 4 सालों पे, 4 साल लाइफ है ना इसकी, 4 साल लाइफ है ना इसकी, 4 साल, 4 साल जी सर, 4 साल। सर ये 4 सालों पे डेप्रिशिएट होगा, मुझे सालाना बताओगे डेप्रिसिएशन कितना होगा? 180 डिवाइडेड बाय 4, ये आता है जी 45। क्या मैं ऐसे लिख दूं जी, फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर कितना जी? 45। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज ड्यू टू फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 80 रुपए। और कुछ है? हाँ सर, इंपेयरमेंट है कितने की? 42। और कुछ है? हाँ सर, पार्ट बी भी है सर, पार्ट बी भी है, फ्रॉम कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में हमें पहली चीज जो नजर आई थी, जो हमने मिस की है, वो क्या जी? इंक्रीज इन कंटिंजेंट कंसिडरेशन कितने का था वो? 500 माइनस 290, दैट इज 210। और सर मेरे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन डेफर्ड कंसिडरेशन कितना जी? 76 था, 73 था, कितना था? 76.32। सर ये मेरे पास 5 एक्सपेंसेस निकल हैं जो मैंने कंसोल्ड बुक्स में चार्ज करने हैं। पहले बताओ, सॉफ्टवेयर का डेप्रिसिएशन कहां चार्ज करोगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का ये चेंज सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में चार्ज करेंगे, इसको इंक्रीज कर देंगे हम। फिर इंपेयरमेंट अदर एक्सपेंसेस के अंदर चार्ज कर देते हैं, वैसे आप इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी डाल सकते हो, लेकिन बेहतर ये कि आप अलग से एग्जाम में एक हेड खोल लिया करो, अदर एक्सपेंसेस। ठीक है जी। सेम मेरे पास कंटिजेंट कंसिडरेशन का इंक्रीज, अदर एक्सपेंसेस। सर इंटरेस्ट का बढ़ जाना, फाइनेंस कॉस्ट, ऐसा ये देख लोगे मेरे बच्चों, ये मैंने 5 एक्सपेंसेस निकाले हैं कंसोलिडेटेड पीएनएल के सिर्फ 2 जगहों से, और वो है कंसिडरेशन और नेट एसेट्स। चले जी, 2 एडजस्टमेंट्स हम और देखते हैं जनाब। एचएल यानी पेरेंट कंपनी की बात कर रहा है। पेरेंट कंपनी हैज डेजिग्नेटेड इट्स इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड सिक्योरिटीज एज सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसे हैं सर जो पेरेंट कंपनी ने किए कहीं पर, ठीक है जी, और उनको रिकॉग्नाइज किया एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। ये पेरेंट की सब्सिडरी और एसोसिएट के अलावा इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है। whereas subsidiary and associate irrevocably elected the respective investments at initial recognition on 1st June 2021 as subsequently measured through fair value through OCI। इसका मतलब यह है कि वो ऊपर आपको ये बता रहा है, प्यारे बच्चों गौर से समझना, कि ऊपर ये जो आपके पास गेन्स आ रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट के गेन्स, इसको मैं जरा साफ कर दूं। ये जो 3 चीजें आ रही हैं, 1 2 3, वो कह रहा है भैया ये तो जा रहा है सर ओसीआई, ये जा रहा है पीएनएल के अंदर, ये 2 जा रहे हैं अलबत्ता ओसीआई के अंदर। और सबसे अच्छी बात ये, दोनों इन्वेस्टमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर खरीदी गई हैं, तो ये ओसीआई का बैलेंस नहीं है, ये बल्कि ओसीआई का बैलेंस भी है और फॉर द ईयर इनकम और लॉस भी है। ठीक है जी। इसका मतलब है पेरेंट ने इन्वेस्टमेंट की, पेरेंट सब्सिडरी और एसोसिएट के अलावा बाहर गई, ठीक है, उस पर 195 रुपए की इनकम कमाई। सब्सिडरी ने बाहर इन्वेस्टमेंट की, 80 रुपए का लॉस कमाई, वो पीएनएल में नहीं जाएगा, वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा। और इसी तरह एसोसिएट ने 20 रुपए की इनकम कमाई, वो भी ओसीआई में जाएगी। फिर इसके अलावा सर ये 100 रुपया ये तो ओसीआई में वैसे ही जा रहा है सर, फाइनेंस कॉस्ट पीएनएल में जाती है। चलो जी, बता दी उसने, एलैबोरेट कर दी, अच्छी बात है। फिर उसने कहा जी सब्सिडरी ने 8% का डिविडेंड पे किया है हाफ ईयरली अकाउंट्स के ऊपर। 8% किसका? हमेशा याद रखना, डिविडेंड की परसेंटेज अप्लाई होती है शेयर कैपिटल एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ डिविडेंड।
सर चूंकि इसके शेयर कैपिटल में अपेरेंटली कोई चेंज नहीं आया है, सब्सिडरी को बोनस नहीं दिया, तो जो शेयर कैपिटल आ रहा है सब्सिडरी का ऊपर 1500, इसी का 8% सब्सिडरी ने डिविडेंड दिया होगा। क्या मैं कह सकता हूं डिविडेंड बाय सब्सिडरी, ठीक है जी। ये डिविडेंड होगा कितना सर, 1500 रुपए का शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 8%, कितना होता है ये आता है सर मेरे पास 120 रुपए का डिविडेंड। ये इंटायर डिविडेंड है। इस डिविडेंड में पेरेंट का शेयर कितना, पेरेंट को कितना मिला होगा 75%, दैट इज 120 का 75% गालिबन 90 होता है। ये आता है जी 90 रुपए का, 90 रुपए का डिविडेंड सर पेरेंट को मिला। तो पेरेंट ने अपने पास डिविडेंड इनकम बुक किया, और सब्सिडरी ने अपने पास इसको दिखाया स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। हम चूंकि वो बना नहीं रहे, अगर बना रहे होते तो वहां पर सब्सिडरी का ये 90 रुपया भी काटते और पेरेंट की बुक्स में से जो 90 रुपए की इनकम आ रही है ये भी काटते। अच्छा पेरेंट ने इस इनकम को कहां दिखाया है, ये जाके हमें चेक करना पड़ेगा। ये कह रहे जी पेरेंट ने रिकॉर्ड किया उसको अदर इनकम में, तो पहले अदर इनकम में जाएं और उर्दू जुबान में इस अदर इनकम में से 90 रुपया माइनस कर दें। डन हो गया, क्लियर हो गया ये आपने एडजस्टमेंट करनी है। आगे बढ़ो जरा दोस्त, और क्या है सर इसके अंदर। सर हमारे पास ऑन 25 अगस्त 2021 यानी साल के दौरान कहीं पे एसोसिएट ने गुड्स बेची हैं 150 रुपए की। सर सेलिंग प्राइस 150 है, उस पर 20% का मार्कअप कमाया है पेरेंट को, और 40% गुड्स पेरेंट के पास अभी भी मौजूद है। 150 रुपए की सेल्स प्राइस, गौर से देखना। ये मेरे पास सर एसोसिएट टू पेरेंट सेल ऑफ गुड्स, डन है जी। अब मुझे एक बात बताएं इसमें है क्या। सर एसोसिएट ने सर 150 रुपए की गुड्स, 20% का मार्कअप है, 25 है, 20 है 25 है, 20 है 25 है, जल्दी 20%, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, ये इनकम कमाई है 150 डिवाइडेड बाय 1.2 मल्टीप्लाई 0.2, ये आता है सर 25 रुपए। पक्का श्योर, 25 रुपए की इनकम कमाई एसोसिएट ने पेरेंट से। इस 25 रुपए की इनकम का 40% स्टॉक अभी भी बाकी है। इसका मतलब है यूआरपी जो बन रहा है वो बन रहा है 10। अच्छा हमने कितने परसेंट इन्वेस्टमेंट किए इस एसोसिएट में, सर हमने 30% इन्वेस्टमेंट किए, तो 10 का 30% ये एलिमिनेट होगा, ये बनता है सर कितना यूआरपी टू बी एलिमिनेटेड। याद आ रहा है ना, एसोसिएट में सिर्फ हम अपने शेयर का पोर्शन एलिमिनेट करते हैं। कमाया किसने, एसोसिएट ने, तो हम करेंगे जी शेयर ऑफ प्रॉफिट जो एसोसिएट का है वो डेबिट कर देंगे 3 से, और पेरेंट की इन्वेंट्री, पेरेंट की इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट नहीं, हाँ पेरेंट की इन्वेंट्री, 3 जगह हिट नहीं जाता एक चीज का, पेरेंट की इन्वेंट्री कम कर देंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो हम निकालेंगे उसमें से 3 रुपए माइनस कर देंगे। डन। और भी कोई इन्वेस्टमेंट रहेगा ये तो बता दें जी, कोई एडजस्टमेंट रहेगा जो गुडविल की एडजस्टमेंट हमने कर दी, इनकम एंड एक्सपेंसेस इवनली इनकर हुए हैं, एनसीआई के बारे में उसने का प्रोपोर्शनेट शेयर पे। अब हम बनाने जा रहे हैं पीएनएल और अब हम डालने जा रहे हैं उसमें मंड के एडजस्टमेंट्स, ठीक है जी। आए जरा अल्लाह का नाम लेते हैं सर। सबसे पहले मैं आपके सामने पीएनएल का खाका बनाऊंगा। सर खाका का मतलब ये होगा, एक हमारे पास होगा एचएल जो पेरेंट है, एक हमारे पास होगा एसएल जो सब्सिडरी है, फिर हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स आएंगी, और फिर हमारे पास कुछ बनेगा स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ऐसा। अच्छा जी, अब बताएं मेरे बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ डाटा लेना शुरू कर रहा हूँ सर। अच्छा अगर मैं डाटा ले लेता हूँ आप लोग सुकून से सर इसको इग्नोर कर दें, मैं आपको ये पॉज करता हूँ ताकि डाटा में नीचे ले जाऊँ। चलिए सर मैंने आपके सामने एक मुकम्मल पीएल बना लिया है, अब इसमें सिर्फ हमने एडजस्टमेंट्स डालनी है। आए ज़रा देखिए हमारे पास एडजस्टमेंट्स हैं कौन कौन सी। सबसे पहले ऊपर जाएं
और ये 5 एडजस्टमेंट्स जो आपने नेट एसेट से और कंसिडरेशन से निकाली थी ये इनकॉर्पोरेट कर लें। डेप्रिसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर 45 रुपये का, इसको यहाँ डाल दूँ सर मैं। सॉफ्टवेयर का डेप्रिसिएशन 45 रुपीज़, इसको मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, तीर का निशान ऊपर की तरफ, इसका मतलब है इंक्रीज हो रही है एक्सपेंस। फिर डन हो गया जी। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने 80 रुपये से बढ़ाना है सर, यहाँ आके आप 80 रुपये से इसको इंक्रीज कर दें। और सर फिर आपने 42 रुपीज़ की इम्पेयरमेंट अदर एक्सपेंसेस में डाल देनी। अदर एक्सपेंसेस वैसे नहीं आ रहा था, मैंने एक लाइन आइटम यहाँ ऐड कर दिया अदर एक्सपेंस का, 42 रुपीज़ यहाँ ऐड कर दें, इंक्रीज कर दें। और फिर सर हमारे पास इंक्रीज इन कंटीजेंट कंसिडरेशन 210 रुपये, ये भी अदर एक्सपेंसेस में ऐड कर दें, 210 रुपये। फिर हमारे पास एक चीज़ आ रही है सर, इंटरेस्ट एक्सपेंस 76.32, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है सर हमारे पास, एडजस्टमेंट में डाल दें 76.32, 76 ही कर देता हूँ आसानी के लिए, ठीक है जी। और ये एडजस्टमेंट हो गई। और सर फिर अब हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, लेकिन उससे पहले डिविडेंड 90 रुपये का आपने एलिमिनेट करना है। अदर इनकम में आ रहा है सर 90 रुपये, आपने इस इनकम को कम करना है डाउनवर्ड्स, ठीक है जी। और जी और कुछ रहता है सर? सर जो सेल ऑफ प्रॉफिट वो उससे हम देख लेंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट अब हमें निकालना है सर एसोसिएट का, ठीक है जी। एसोसिएट का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए हम जाते हैं एसोसिएट का ऊपर प्रॉफिट देखते हैं कि वो कितना है सर। एसोसिएट का हिसाब किताब हम देखते हैं सर। एसोसिएट की सेल्स है 2100 रुपये की, माइनस 1365 रुपये आ रहा है सर इसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ रहा है 303 सर। मेरे पास अदर इनकम आ रही है 95 सर। मेरे पास ये जो है वो OCI में जा रहा है, इसको इग्नोर कर दे। फाइनेंस कॉस्ट आ रही है 35 रुपये की। ये सब एडअप करो, नेट करो, क्या बचता है सर? 2100 माइनस 1365 माइनस 303 माइनस 35 प्लस 95, ये बनता है सर 492। 492 बस, ये अपने पास आप रिकॉर्ड करके थोड़ा नीचे चले जाएं। 492 एसोसिएट का पूरे साल का प्रॉफिट है। डन, मैं कर दूं? सर मेरे पास 492 का प्रॉफिट है, लेकिन 10 महीने का मुझे प्रॉफिट चाहिए सर, 10 महीने का। 492 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 12, ये आता है सर मेरे पास 410। इसमें मेरा शेयर है सर 30%, कितना बनता है जी? ये बनता है सर मेरे पास 123 शेयर ऑफ प्रॉफिट। कितने का जी? 123। ऐसा है तो मैं इसको ऊपर ले जाऊं, यहाँ शेयर ऑफ प्रॉफिट डाल दूं सर 123, लेकिन एट द सेम टाइम 3 रुपए की एक और एडजस्टमेंट है जो शेयर ऑफ प्रॉफिट को कम कर रही है, और वो है अनरियलाइज गेन की। डन, सारी चीज़ें मेरे सामने आ चुकी हैं सर। 80, 45, 90, सर मेरे पास 76, 42, 210 और 120 रुपए का हिसाब किताब। अब बताएं सर, मैं लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन करूं। 4100 प्लस 2250, ये मेरे पास आता है सर 6350। यहाँ डाल दूं सर सेल्स, कंसोलिडेटेड पीएनएल की सेल्स आ गई। फिर सर 2880 प्लस 1125 प्लस 80, सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया मेरे पास 4085। सर अगर मैं दोनों को नेट करूं तो मेरे पास ये आता है सर 2265 जीपी। सर मेरे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 550, 800 प्लस 45, ये मेरे पास आते हैं 1395 नेट नेगेटिव। फिर मेरे पास सर 42 और 210, ये मेरे पास आते हैं 252 रुपये के अदर एक्सपेंसेस। सर मेरे पास 414 रुपये की एक इनकम, 216 रुपये की एक इनकम, माइनस 90, 540 रुपये की इनकम मेरे पास ये आ गई सर अदर इनकम में। फिर इंटरेस्ट अनरियलाइज गेन मेरे पास सर, चूंकि ये पीएनएल में गया तो 195 सर। 50 प्लस 76, ये मेरे पास आता है सर 126 रुपये। और मेरे पास सर 120 रुपये का आता है सर शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है जी। अब अगर मैं इन सबको एडलेस करूं तो सर मेरे पास 6350 माइनस 4085 माइनस 1395 माइनस 252 प्लस 540 प्लस 195
-126 प्लस 120, ये आता है सर मेरे पास 1347। ये तो हो गया सर मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, डन। अब इसके अलावा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी तो है सर। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में सब्सिडरी का लॉस है सर, अगर आप ऊपर जाएं सब्सिडरी का लॉस है कितना जनाब, 80 रुपए, और 20 रुपए सर एसोसिएट का हिसाब किताब है। तो हम लेके जा रहे हैं सर 80 रुपए का लॉस, और सर 20 रुपए एसोसिएट का है, तो सर उसमें हमारा शेयर कितना होगा, 20 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट 0.3, ये आता है सर 6 रुपए, दिमाग में रखिएगा। फिर रिवैल्यूशन सर 100 रुपए की रिवैल्यूशन है, ऐसे कर लूं, शेयर ऑफ OCI फ्रॉम एसोसिएट, इसमें हमारे पास है अनरियलाइज गेन ऑन इन्वेस्टमेंट, ये 20 रुपए का है, इसमें हमारा शेयर हो जाएगा 30% के हिसाब से 6। और सर मेरे पास रिवैल्यूशन है जो साल के आखिरी दिन हुई है, रिवैल्यूएशन सरप्लस 100 इज 30, ठीक है जी। तो 6 और 30 ये यहाँ डाल दूँ सर, सर मेरे पास 6 और 30 दोनों एडजस्टमेंट्स में आ जाएंगी, 6 इधर आ जाएगा सर, इसको बढ़ाना है, और 30 मेरे पास सर यहाँ आ जाएगा। तो सर मेरे पास शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा, शेयर ऑफ OCI आ जाएगा, दोनों मिला के सर ये हो जाएगा 70। इसको अलग एक लाइन आइटम के तौर पे भी डाल सकते हो ऐसे, कितना जी 36, ऐसा यहाँ डाल दे सर, 80 का लॉस सब्सिडरी का, और 36 हमारे पास ये आ गया। तो सर हमारे पास ये OCI आ जाएगा 80 माइनस 36, ये आ जाता है 44 नेट। आप बताएं सर मेरे पास टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितना जी, 1347 माइनस 44, यहाँ आता है जी 1303। अब ये बन गया सर PNL प्रॉपर, ठीक है। अब इस PNL के दो हिस्से करने हैं सर हमने, एक हमने करना है सर हमारे पास पेरेंट का शेयर, एक हमारे पास NCI का शेयर, ठीक है जी, जो हमने प्रॉफिट में भी निकालना है, जो हमने OCI में भी निकालना है, और जो हमने टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में भी निकालना है, ऐसा। तो हम सबसे पहले उठाते हैं जी सब्सिडरी का प्रॉफिट। अब एक काम करते हैं सर, मैं एक छोटी सेटिंग डाल रहा हूँ, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम सब्सिडरी टू NCI। सबसे पहले मुझे बताएं सब्सिडरी का प्रॉफिट कितना है सर। सर मेरे पास सब्सिडरी का प्रॉफिट कितना है ये तो मैं इस PNL से भी निकाल सकता हूँ ना। ये आ गया सर मेरे पास सब्सिडरी का GP, 1 2 3 चीज़ें एडजस्ट करें, 1125 माइनस 550 प्लस 216 माइनस 50, ये मेरे पास आता है 741। ये तो बाकी OCI है ना, 741 सब्सिडरी का प्रॉफिट है, गौर से देखना 741। अब खुद अपने दिमाग से एक चीज सोचो कि तुम्हारे पास जो एडजस्टमेंट्स आई हैं कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एडजस्टमेंट। मुझे बताएं सर ये जो 80 रुपए की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किसका बड़ा है, किसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बड़ा है सर, सब्सिडरी का। बढ़ाओ निकालो यहां से प्रॉफिट में से, ठीक है जी। क्या लिखूं सर मेरे पास, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना जी, 80, और ऊपर जाओ एक एक करके गिनती काउंट करो, डन हो गया जी। ये फिर 45 रुपए से आपने जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को बढ़ाया, ये मेरे पास सर डेप्रिसिएशन है, फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन है, ऐसा इसको देख लूँ मैं। फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन यहाँ ले लें सर 45 रुपए की, ये भी सब्सिडरी का एक एसेट यूज हो रहा है। फिर और ऊपर जाओ,
ये डन सर, ये डन। फिर इम्पेयरमेंट आता एनसीआई के लिए जरूरी होता है इम्पेयरमेंट अगर फुल गुडविल होती, जरूरी नहीं है। कंटीजेंट कंसिडरेशन पेरेंट का एक्सपेंडिचर, डिविडेंड इनकम कोई चेंज नहीं करना आपने, ठीक है जी, क्योंकि डिविडेंड इनकम और जो डिविडेंड सब्सिडी ने पे किया वो सब्सिडी के अदर उसमें आ रहा होगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, पीएल का कोई लेना देना नहीं उससे। पेरेंट का इंटरेस्ट एक्सपेंस कोई लेना देना नहीं, ये इन्वेस्टमेंट तो पेरेंट की है जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये भी हमारा कोई लेना देना नहीं। बस ये दो एडजस्टमेंट्स ही आएंगी, याद रखना इधर मैक्सिमम 3 से 4 एडजस्टमेंट आ सकती। अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन मशीन, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जो डे वन पे हुई होती है, और हमारे पास सर इस तरह की एडजस्टमेंट जिसमें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में जहाँ स्टॉक आ रहा हो, इम्पेयरमेंट की एडजस्टमेंट अगर फुल गुडविल चल रहा हो। अब बताएं सर मेरे पास एडजस्टेड प्रॉफिट कितना है सर, 741 माइनस 80 माइनस 45, ये आता है सर मेरे पास 616, और इस 616 में सर शेयर बनता है 25% का 154, ऐसा। अब बताएं मैं ले जाऊं उसको 154 को ऊपर, यस सर ले जाएं सर, ये 154 आ गया एनसीआई का हिस्सा, और सर 1347 में 1347 में 154 ये आ गया, तो मेरे पास 1193 पेरेंट का हिसाब किताब आ गया, डन। अब बताएं जी अदर कॉम्प्रिहेंसिव, सर ये 80 रुपए का लॉस है जो सब्सिडी की बुक्स में आ रहा है, सीधा सीधा इस पर सर 25% लगाएं तो 20 रुपए का लॉस एनसीआई का, और 60 रुपए का लॉस सर पेरेंट का, तो ये हो गया टोटल 80 रुपए। सर पेरेंट का जो नेट शेयर बना टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में 1193 माइनस 60, ये बनता है सर कोई 1133, पक्का जी, ये 20 रुपए ही बनता है सर इसका। और हमारा कितना बनता है सर, अच्छा हमारा वो 36 रुपए का भी हिसाब किताब है ना, तो उस यही में 20 रुपए का 60 रुपए का लॉस है, लेकिन 36 रुपए की इनकम भी है, तो ये बनता है 24 रुपए, डन। ये बनता है 24 नेट। अब बताएं 1193, यह आता सर 1169, ये आता है सर मेरे पास 134, और ये आता है सर मेरे पास 1347 माइनस 80 नहीं माइनस 44 होगा, ये आता है 1303। तो सर ये सवाल देख लीजिएगा, एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल था, अच्छा खासा टाइम लगा इसको सॉल्व करने में, इट वाज अ गुड क्वेश्चन, देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।